दोस्तों, एनवीआर लॉ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं एडवोकेट नरेंद्र कुमार मलिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नित्य प्रतिदिन विधि से संबंधित जानकारी से भरपूर मेरी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। धन्यवाद जी। गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी, कैसे हैं आप? जी, लास्ट क्लास में भाई हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे एनु? क्लास में 193 तो हो चुका था सर। 192 फॉल्स एविडेंस एंड पनिशमेंट। जी हाँ, चलिए 193 आई थिंक 192 का लास्ट इलस्ट्रेशन देख लिया था क्या हमने? सर लास्ट ये हो चुका था। मुझे लग रहा है कि लास्ट इलस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है, क्यों शोभित? हाँ सर, वो बाकी है सर। हाँ, 2 इलस्ट्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं इनु, और सी वाला इलस्ट्रेशन अभी हमें डिस्कस करना बाकी था। चलिए देखते हैं 192 का इलस्ट्रेशन नंबर सी क्या कहता है। ये कह रहा है ए विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग जेड टू बी कन्विक्टेड ऑफ ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी writes a letter in imitation of Jed's handwriting purporting to be addressed to an accomplice in such criminal conspiracy and puts the letter in a place which he knows that the officers of the police are likely to search. A has fabricated false evidence. देखिए जो उसका सी रजिस्ट्रेशन है, ये कह रहा है कि यह को एक आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोषी ठहराए जाने के आशय से के एक पत्र यह के हस्तलेख की अनुकृति करके लिखता है, जिससे यह तात्पर्य है कि यह ने उसे ऐसे आपराधिक षड्यंत्र के सह अपराधी को संबोधित किया है और उस पत्र को ऐसे स्थान पर रख देता है जिसके संबंध में वह यह जानता है कि पुलिस ऑफिसर सामान्यतः उस स्थान की तलाशी लेंगे कहने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। देखिए, आपराधिक षड्यंत्र शब्द हमने यहाँ पढ़ा है कल्पना। हमने आपराधिक षड्यंत्र आईपीसी की कौन सी धारा में पढ़ा है कल्पना? 120A। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए, हमें पता होना चाहिए कि हमने आपराधिक षड्यंत्र कहाँ पढ़ा है और उसके लिए दंड की व्यवस्था कहाँ बताई है। सर 120B में। बहुत बढ़िया, 120B में दंड की व्यवस्था बताई है और 120A में उसको परिभाषित किया है। एग्ज़ाम में कई बार धारा पूछ ली जाती है आपराधिक षड्यंत्र की, तो वहाँ बहुत से बालक कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 120B। उत्तराखंड वाले में जी, जो अभी एग्जाम हुआ है जिसका, उसमें डेफिनेशन पूछी थी, डेफिनेशन दी हुई थी, सेक्शन पूछा था किसमें डेफिनेशन दी हुई है। अच्छा, चलिए देखिए, आपने दिया था क्या उत्तराखंड का एग्ज़ाम? हाँ सर, हम गए थे। कहाँ पे था सेंटर आपका? सर मेरा हरिद्वार रानीपुर में था, चलिए, सेक्टर नंबर 3 में। तो आप तो हमारे बहुत नज़दीक आए हुए थे, आप इधर भी आ जाते जब हरिद्वार तक आए थे आप। सॉरी सर, वो हमें कुछ याद नहीं लगा सर, एग्जाम देने गए थे इसलिए। हाँ, फैमिली भी साथ में थी। तो फैमिली भी आ जाती है, यहाँ फैमिली के लिए भी स्थान है हमारे पास तो। जी, चलिए कोई बात नहीं। 193 पनिशमेंट की बात करता है फॉल्स एविडेंस के लिए। तो देखिए, ये जो सी लेजिस्लेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसको पूरा कर लेते हैं। ये कह रहा है कि एक पत्र लिखकर जो है और एक सह अपराधी को संबोधित करते हुए उसकी हस्तलेख की लिखावट के जैसी लिखावट में ऐसा पत्र तैयार किया गया
और वो पत्र तैयार करके ऐसे स्थान पर रख दिया गया कि यदि पुलिस अधिकारी वहाँ की तलाशी लेंगे तो वैसा पत्र जो है वो बरामद हो जाएगा, और बरामद होने पर क्या हो जाएगा, उसको जो है आपराधिक षड्यंत्र का एक षड्यंत्रकारी मानते हुए उसे दंडित किया जाएगा। तो वैसी अवस्था के लिए यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ मिथ्या साक्ष्य, झूठा साक्ष्य, झूठी गवाही वो गढ़ी जा रही है, मतलब एक साक्ष्य का निर्माण किया जा रहा है जो कि सत्य नहीं है। भाई वो लेटर उसने तो नहीं लिखा ना, ये ने तो वो लेटर नहीं लिखा, उसकी हस्तलेख की अनुकृति की गई। अनुकृति मतलब उसके जैसी हस्तलेख में उसको तैयार किया गया और तैयार करके उसको रख दिया गया ऐसे स्थान पर कि यदि पुलिस अधिकारी वहाँ की तलाशी लेंगे तो तलाशी लेने पर वो पत्र बरामद हो जाएगा। और चूंकि वो उसके जैसी हस्तलेख में उसको बनाया गया है तो वो उसको सज़ा देने के लिए तैयार किया गया है, सज़ा दिलवाने के लिए तैयार किया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति ऐसा कृत्य करेगा वो 192 में बताया गया मिथ्या साक्ष्य गढ़ना जो अपराध है उसके लिए दंडित किया जाएगा। और 193 में पनिशमेंट बताया है पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि whoever intentionally gives false evidence in any stage of a judicial proceeding or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of a judicial proceeding shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो 193 बात कर रहा है, ये 191 और 192 दोनों के लिए सजा की स्थिति बताता है। ठीक है, शोभित आपका माइक ऑन है बेटा, माइक बंद कीजिए अपना शोभित जी। ये कह रहा है जो कोई साक्ष्य किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, तो 191 और 192 दोनों के लिए दांडिक व्यवस्था किस धारा में की गई है दानिश? दानिश, कैन यू हेयर मी? दानिश बिना बुक में देखे। अच्छा, आपने पहचान लिया कि वो बुक में देखने का प्रयास कर रहा है पहले जी, शायद वो माइक नहीं खोल पा रहे अपना। हाँ कल्पना, 191 और 192 के लिए कहाँ दंड का प्रावधान बताया है आईपीसी में? सर 193। बहुत बढ़िया। देखिए कानून जो है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड सेक्शन में पूछे थे। अच्छा, ये दोनों सेक्शन और जो रिश्वत वाला नहीं 171 बी और 171 ई इसमें दंड दिया हुआ है। वो चारों सेक्शन पूछे थे सर, इसमें जो जोड़ मिलान होता है भाई उसमें ही पूछा था। अच्छा वो मतलब कि एक इधर वो बना दिया होगा एक धाराएं और दंड इधर, है ना, जिसको मैचिंग वाले क्वेश्चन बोलते हैं जी। हाँ, सेक्शन 191 और 192 दोनों पूछे थे। तो कैसा हुआ आपका पेपर? सर कुछ ठीक नहीं हुआ, वैसे पेपर तो सही हुआ, जो पिछले जो अकॉर्डिंग पेपर दिया उसके हिसाब से तो सही हुआ, लेकिन जर्नल के हिसाब से सही नहीं हुआ मेरा। उसमें जीएस वाला पोर्शन भी थोड़ा वीक रहा होगा आपका? नहीं, जीएस वाला सर मेरा सही था, क्योंकि उसमें जो भी क्वेश्चन आए थे 2-4 गलत हुए थे और कम से कम 5 या 6 छोड़े थे, क्योंकि वो मुझे पता नहीं थे क्लियर, और बाकी मेरे सही है, मैंने चेक किया था घर पे आके। चलिए, जीएस आपका इतना अच्छा हुआ है और लॉ का पेपर भी आपका ठीक ही हुआ होगा, है ना। चलिए हम तो लॉ का पेपर सर सही हुआ है। कुछ क्वेश्चन उसमें रह गए हैं, इसी वजह से शायद मुझे लग रहा है कि नहीं होगा। नहीं, क्वेश्चन रह जाना ज़्यादा दुख की बात नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग वालों में क्वेश्चन गलत हो जाना ज़्यादा दुख की बात होती है। सर लेकिन मैंने सर जो पता नहीं था किया ही नहीं हमने। नहीं ठीक किया आपने, ठीक किया।
चलिए देखिए, इसके 3 इलिस्ट्रेशन भी हैं, सॉरी 3 एक्सप्लेनेशन भी हैं 193 के। और ये कह रहा है अगला पैरा इसका, एंड हु एवर इंटेंशनली गिव्स और फैब्रिकेट्स फॉल्स एविडेंस इन एनी अदर केस shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। और ये कह रहा कि और जो कोई किसी अन्य मामले में साक्ष्य मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है। और इसका स्पष्टीकरण एक कह रहा है कि अ ट्रायल बिफोर ए कोर्ट मार्शल इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि जुडिशियल जो ट्रायल हो रहा है किसके समक्ष, कोर्ट मार्शल यदि किसी का हो रहा है, सेना न्यायालय में किसी का विचारण हो रहा है, तो वो भी एक न्यायिक कार्रवाई है। इसका स्पष्टीकरण एक कह रहा है। तो वैसी अवस्था में यदि किसी सेना न्यायालय के समक्ष भी कोई मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, तो इसका मतलब है कि 193 से कवर होगा वो। क्यों शोभित, यही कहना चाह रहा है स्पष्टीकरण एक। जी एनु, यस सर। स्पष्टीकरण एक से आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि 193 में जो दंड का प्रावधान है वो, चूंकि ये कहा है इसके स्पष्टीकरण एक ने कि सेना न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायिक कार्रवाई है, और 193 का जो पहला पैराग्राफ है वो कह रहा है कि न्यायिक कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम में यदि कोई मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा तो 7 साल के लिए दंडित किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि सेना न्यायालय के समक्ष भी यदि कोई कार्रवाई हो रही है, वहाँ भी कोई मिथ्या साक्ष्य दे रहा है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ रहा है, तो वैसी अवस्था में 193 के अंतर्गत वो भी 191 या 192 जैसी भी स्थिति हो अकॉर्डिंगली उसको दंडित किया जाएगा। और इसका एक्सप्रेशन नंबर 2 कह रहा है कि एन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय लॉ प्रिलिमिनरी टू आ प्रोसीडिंग बिफोर ए कोर्ट ऑफ जस्टिस इज ए स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग दो दैट इन्वेस्टिगेशन मे नॉट टेक प्लेस बिफोर ए कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये कह रहा है कि न्यायालय के समक्ष कार्रवाई प्रारंभ होने के पूर्व जो विधि द्वारा निर्दिष्ट अन्वेषण होता है वह न्यायिक कार्रवाई का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने ना भी हो। तो इसका मतलब ये है, स्पष्टीकरण 2 ये कह रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन वाली स्टेज है किसी मामले की, वो इन्वेस्टिगेशन वाली जो स्टेज है वो भी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग का ही हिस्सा है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने न भी हो। ठीक है। तो सेकंड इसका स्पष्टीकरण है वो ये कह रहा है कि जो न्यायिक कार्रवाई का हिस्सा बताया है इन्वेस्टिगेशन को, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है? इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस के द्वारा की जाती है। हाँ, वो पुलिस अधिकारी भी हो सकता है, सीबीआई इंक्वायरी होती है। हाँ, कोई अन्य एजेंसी भी हो सकती है। ठीक है ना जी जी। और इसका दृष्टांत देख लेते हैं। नंबर 2 का दृष्टांत ये कह रहा है, ए इन एन इंक्वायरी बिफोर ए मजिस्ट्रेट फॉर द पर्पज ऑफ ascertaining whether jed out to be committed for trial makes on oath a statement which he knows to be false. As this inquiry is a stage of judicial proceeding, A has given false evidence. ये कह रहा कि यह अभिनिश्चय करने के प्रयोजन से कि क्या यह को विचारण के लिए सुपुर्द किया जाना चाहिए मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच में के शपथ पर कथन करता है जिसका वह मिथ्या होना जानता है। यह जांच न्यायिक कार्रवाई का एक प्रक्रम है, इसलिए कै ने मिथ्या साक्ष्य दिया है। ठीक है भाई। आप कमिटल शब्द तो आप लोगों ने सभी ने सुना ही होगा, सुपुर्दगी। देखिए, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई के योग्य होते हैं, तो उनमें मजिस्ट्रेट क्या करते हैं
मजिस्ट्रेट जो है वो सुपुर्दारी कर देते हैं केस की, कमिटल कर देते हैं। क्योंकि जो संगीन मामले हैं, आपने देखा होगा कि जैसे 302, 376 इस टाइप के जो हीनियस क्राइम है, 307, वो मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा नहीं सुने जाते, उनको ये न्यायालय क्या कर देते हैं, सुपुर्द कर देते हैं सत्र न्यायालय को। तो वैसी अवस्था में मजिस्ट्रेट जो है वो इंक्वायरी अवश्य कर सकते हैं कि भाई ये कमिटल के लायक मामला है कि नहीं है, क्या स्थिति है, भाई जो हमारे समक्ष जो ये चार्जशीट प्रस्तुत की गई है, क्या वास्तव में मटेरियल इसमें पर्याप्त है जो सुपुर्दगी लायक हो। तो उस स्टेज पे यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए न्यायालय ये फील करते हैं मजिस्ट्रेट की कोई जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी के दौरान कोई बयान लेना यदि वो उचित समझते हैं, और वैसी अवस्था में कोई व्यक्ति वहाँ मिथ्या साक्ष्य देता है, शपथ पर साक्ष्य देता है, तो वहाँ भी उसको एक न्यायिक प्रक्रिया का, न्यायिक प्रक्रम का, यानी कि उसको उसी का हिस्सा माना गया है न्यायिक कार्रवाई का, उसको एक स्टेज माना है न्यायिक कार्रवाई की। ठीक है। हालांकि उसकी मूल सुनवाई कहाँ होनी है, न्यायालय जब वो सुपुर्द हो जाएगा बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है भाई। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 देखते हैं। ये कह रहा कि एन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कंडक्टेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस इन आ स्टेज ऑफ ए जुडिशियल प्रोसीडिंग दो दैट इन्वेस्टिगेशन में नॉट टेक प्लेस बिफोर ए कोर्ट ऑफ जस्टिस। स्पष्टीकरण 3 कह रहा है कि न्यायालय के द्वारा विधि के अनुसार निर्दिष्ट और न्यायालय के प्राधिकार के अधीन संचालित अन्वेषण न्यायिक कार्रवाई का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने ना भी हो। इसका भी इलस्ट्रेशन है। ये कह रहा है ए इन एन इंक्वायरी बिफोर एन ऑफिसर डेप्यूटेड बाय ए कोर्ट ऑफ जस्टिस टू ascertain ऑन द स्पॉट द बाउंड्रीज ऑफ लैंड makes on oath statement which he knows to be false. As this inquiry is a stage of judicial proceeding, A has given false evidence. ठीक है भाई। ये कह रहा है कि संबंधित स्थान पर जाकर भूमि की सीमाओं को अभिनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा प्रतिनियुक्त ऑफिसर के समक्ष जांच में कै शपथ पर एक कथन करता है जिसका मिथ्या होना वह जानता है। यह जांच न्यायिक कार्रवाई का एक प्रक्रम है, इसलिए कै ने मिथ्या साक्ष्य दिया है। इज दैट ओके भाई? यस सर। किसी भूमि की सीमाओं की जानकारी कराने के लिए कोर्ट के पास क्या सिस्टम है? वो कमिश्नर नियुक्त कर सकते हैं कोर्ट के, जाइए आप वहाँ उसकी नाप तोल करके हमें रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। और वैसी अवस्था में कमिश्नर के समक्ष जो है वो कह रहा है कि उस प्रतिनियुक्त ऑफिसर के समक्ष जांच में एक कै शपथ पर कथन करता है जिसका मिथ्या होना वह जानता है। यह जांच न्यायिक कार्रवाई का एक प्रक्रम है, इसलिए कै ने मिथ्या साक्ष्य दिया है। इज दैट ओके? 193 आपको क्लियर हुआ भाई? कल्पना, दानिश, एनु, शोभित। जी सर। एक केस लो इस पे है, वो नोट कर लीजिए। रणजीत सिंह वर्सेज स्टेट, रणजीत सिंह वर्सेज स्टेट 1959 CRLJ 1124 सुप्रीम कोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। ये कह रहा कि प्रतिवादी अथवा वादी भी साक्षी कटघरे में जाने के लिए बाध्य नहीं है। प्रतिवादी अथवा वादी साक्षी कटघरे में जाने के लिए बाध्य नहीं है, किंतु एक बार उनमें से कोई ऐसा करने का यदि विनिश्चय करता है और शपथ लेता है तो वह सत्य बोलने के लिए बाध्य होता है और वह यह कहने का अधिकारी नहीं होता है कि वह साक्षी कटघरे में न आने का चुनाव कर सकता था। क्या समझे? कुछ क्लियर हुआ कल्पना? यही है कि सर वादी और प्रतिवादी जो हैं दोनों ही
जाने के लिए मतलब एक लीगली तो बाउंड नहीं है, लेकिन अगर वो जा रहे हैं तो फिर वो ये है कि फिर जो जा रहे हैं तो उन्हें एक तरीके से जो कहना है मतलब वो सच ही कहना है, हाँ, वो उसके लिए तो लायबल है। जब उन्होंने एक बार ओथ ले ली, एक बार जी आप कटघरे में प्रवेश कर गए और वहाँ ओथ लेके अब आप जो है वहाँ सत्य बोलने के लिए बाउंड हैं। और यदि वहाँ आपकी पकड़ हो जाती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो फिर उसके लिए आप बच्चे अब आपके पास यह विकल्प नहीं बचा है कि जी मैं तो अगर चाहता तो यहाँ ना आता। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मतलब ने, उसके बाद अब बैकआउट करने का उनके पास हाँ, तो आपके मौका पास नहीं। रिवर्स गियर नहीं है कि आप फिर आप गाड़ी मोड़ के यू टर्न ले लो कि जी मैं तो नहीं आना चाहता, मैं तो वापस जा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि एक बार आपने एंट्री ले ली तो जैसे अंडरवर्ल्ड में घुसने का तो रास्ता है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। उसी प्रकार अगर वादी और प्रतिवादी में से कोई साक्षी कटघरे में एंट्री करने का तो उनके पास चुनाव है कि वो चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें। लेकिन एक बार अगर एंट्री कर ली उसके बाद आप ये वर्जन नहीं ले सकते कि सर मेरे पास तो ऑप्शन था कि मैं ना लेता एंट्री। तो ऑनरेबल सुप्रीम सर कोर्ट, एक सर एक 376 पोक्सो का केस है। हाँ शोभित भैया जी ने उसमें एक साक्षी को बुलाया था, पीड़िता थी वो, और उसने जज के जो जज साहब थे उन्हीं के सामने पहले तो ये कहा कि मैंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने झूठ बोला। फिर उसके कुछ देर बाद ही स्टेटमेंट ये कहा कि मैं अब जज साहब के सामने झूठ बोल रही हूँ। अच्छा, पोक्सो के केस में। जी सर। जी, अच्छा, वो होस्टाइल हो रही थी, क्या हो रहा था, या वो कंटेस्टेड इधर केस? हॉस्टाइल नहीं हो रही थी, वो असल में घटना प्री प्लान की गई थी। अब उसमें लड़की समझ ही नहीं पाई, उसको हाँ। इतने लोगों ने समझा दिया कि उसकी समझ से बाहर हो गया कि मुझे कहाँ कितना सच बोलना है, कितना कहाँ नहीं बोलना। हाँ, वो ट्यूशन समझ नहीं पाई। ज़्यादा दे दिया गया उसे, आवश्यकता से अधिक ट्यूशन दे दिया गया और फिर वो, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया था हाँ, उसके स्टेटमेंट्स में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ मेजर कॉन्ट्राडिक्शन था, हमने एक क्वेश्चन कर लिया था मैंने कि मैंने कहा आप ये बता दो इनमें से दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट झूठ है। तो उसने बता दिया कि ये स्टेटमेंट मैंने झूठ बोला। उससे पहले मैंने एडमिट करा लिया था उससे दैट आई नोज कि ऑन ओथ जो है झूठी गवाही देना एक हीनियस क्राइम है और इसके लिए सजा का प्रावधान। हाँ, तो 164 का जो बयान था उसने उसे झूठ कहा कि मैंने झूठ बोला था। जी, उसने कहा झूठ बोला था। फिर एक ऐसा ही सेम और अदर उस पे पॉइंट पे एक कंट्राडिक्शन आया। मैंने पूछा, मैंने कहा जज साहब के सामने, बोले हाँ मैंने जो चीफ में लिखा है वो झूठ बोला। कई बार वो एक्चुअली जो उनकी एज होती है ऐसी होती है कि असल में सब अदालत की मिट्टी पलीत हो चुकी है। अदालत जो है पूरी तरह सरेंडर किए हुए हैं। ऐसी बातों को बड़ा नजरअंदाज कर देती है अदालत। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए महोदय, अगली सेक्शन जो हमारी है 194, देखिए वो बात करती है गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट ऑफेंस। ये कह रहा है whoever gives or fabricates false evidence intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause any person to be convicted of an offense which is capital by the law for the time being in force in India shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। देखिए ये कह रहा मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध ही कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। 194 एक स्पेशल धारा है जो मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए यदि आप किसी को दोष सिद्ध कराने के इरादे से या तो मिथ्या साक्ष्य गढ़ेंगे या मिथ्या साक्ष्य देंगे तो आप 194 के लिए लायबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कह रहा कि जो कोई भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषित कराने के आशय से या संभावित तद्वारा दोषित कराएगा, यह जानते हुए मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। कुछ समझ आया इन्हों क्या कहना चाह रहा है 194? जी
194 समझ आया कुछ हैनू? जी सर। कल्पना क्या कह रहा है 194, जरा एक बार बताना जरा। जी सर। जी बोलिए। सर अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट दिया गया, डेथ पनिशमेंट, उसके लिए अगर किसी को कन्विक्ट कराना है और उसके लिए फॉल्स एविडेंस देना है, तो सर तब फॉल्स एविडेंस दिया है और अगर वो हाँ तब वो 10 इयर्स का पनिशमेंट और प्लस फाइन होगा। मतलब किसी को उसमें फंसाने के लिए, उसको मृत्युदंड देने के लिए, अगर आप दोषित कराने के लिए जो फॉल्स एविडेंस दिया गया है उसके लिए है। देखिए मतलब ये 194 जो है वो ज़्यादा हीनियस मामला है बनस्पत 193 के, क्योंकि यहाँ आप किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दोषित कराना चाह रहे हो झूठी साक्ष्य देकर या झूठा साक्ष्य गढ़ के, कि यदि वो दोषित हो जाता है तो उसको मृत्यु, जो कैपिटल पनिशमेंट जिसे हम बोलते हैं, मृत्यु दंड जिसे बोलते हैं, फांसी की सज़ा के द्वारा हमारे यहाँ मृत्युदंड दिया जाता है भारत में। तो यदि वैसी सज़ा दिलाने के उद्देश्य से आप किसी के प्रति कोई ऐसा साक्ष्य गढ़ोगे या साक्ष्य ऐसा मिथ्या साक्ष्य दोगे, ठीक है, तो वैसी अवस्था में जो सज़ा का प्रावधान है वो कह रहा है वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और इसका सेकंड पैरा कह रहा है कि इफ़ इनोसेंट पर्सन बी देयर बाय कन्विक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, ये कह रहा है कि एंड इफ एन इनोसेंट पर्सन बी कन्विक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड इन कंसिक्वेंस ऑफ सच फॉल्स एविडेंस, द पर्सन हु गिव्स सच फॉल्स एविडेंस shall be punished either with death or the punishment hereinbefore described। ये कह रहा है कि यदि ऐसे मामले में क्या हुआ कि आपकी झूठी साक्ष्य से वो बंदा क्या हुआ, निर्दोष था, लेकिन वो दोष सिद्ध हो गया और उसे फांसी भी दे दी गई, तब क्या होगा? वो कह रहा कि और यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को ऐसे मिथ्या साक्ष्य के परिणाम स्वरूप दोषित किया जाए और उसे फांसी दे दी जाए, तो उस व्यक्ति को जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देगा या तो मृत्युदंड या ऐतस्मिन पूर्व वर्णित दंड दिया जाएगा। तो कह रहा है कि उसके लिए भी फिर मृत्युदंड का प्रावधान है। कोर्ट चाहे तो उसको भी मृत्युदंड दे सकती है, और मृत्युदंड नहीं देती है तो जो पिछली धारा में सज़ा बताई है, पिछले पैरा में जो सज़ा बताई है वो सज़ा दी जाएगी। तो यानी कि इसमें 194 के सेकंड पार्ट में मृत्युदंड तक का प्रावधान है। और यहाँ वो उस स्थिति में है यदि मिथ्या साक्ष्य देने की वजह से कोई निर्दोष व्यक्ति को फांसी लगा दी जाए, वैसी स्थिति में है। फिर बाद में पढ़ते खुलेंगे भी तो झूठा साक्ष्य था इसका, किसी झूठे साक्ष्य की वजह से उसको फांसी हो गई है, तब उसको जो है अप टू डेथ, अप टू कैपिटल पनिशमेंट दिया जा सकता है। ओके, क्लियर है भाई? जी सर। वहीं 195 जो है वो आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषित कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना, ये 195 कह रहा है। 195 देखते हैं क्या कह रहा है। गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट। जो कह रहा है whoever gives or fabricates false evidence intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will be thereby cause any person to be convicted of an offence which by the law for the time being in force in India is not capital but punishable with imprisonment for life or imprisonment for a term of 7 years or upwards shall be punished as a person convicted of that offence would be liable to be punished। ये कह रहा है कि जो कोई इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि एतद द्वारा
वह किसी व्यक्ति को जो ऐसे अपराध के लिए जो भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु से दंडनीय न हो किंतु आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय हो, दोष सिद्ध कराए, मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा तो वह वैसे ही दंडित किया जाएगा जैसे वह दंडनीय होता जो उस अपराध के लिए दोष सिद्ध होता। कहाँ समझे बाबा? वन 195 कुछ पल्ले पड़ा भाई दानिश? सर आवाज नहीं दो रहे थे जी सर, आपकी आवाज नहीं आई थी पहले। अच्छा, मेरी आवाज़ सभी को ठीक आ रही है? किसी को कुछ दिक्कत तो नहीं रही है आवाज़ में? सर हमारी साइड तो क्लियर आ रही है। अच्छा, देखिए 195। हाँ तो आपकी आवाज दे रही है, बस रुक गई थी बीच में ये। हाँ, हो जाता है कई बार, नेटवर्क इशू हो जाता है दानिश जी। इसका इलिस्ट्रेशन देख लीजिए, आपको ये धारा अच्छे से समझ आ जाएगी। इलिस्ट्रेशन कह रहा है 195 का, ए गिव्स फॉल्स एविडेंस बिफोर ए कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटेंडिंग देयर बाय टू कोज जेड टू बी कन्विक्टेड ऑफ डेकोइटी। द पनिशमेंट ऑफ डेकोइटी इज imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years with or without fine. A therefore is liable to imprisonment for life or imprisonment with or without fine. क्या समझे? के न्यायालय के समक्ष इस आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है कि एतद द्वारा वह डकैती के लिए दोषित किया जाए। डकैती का दंड जुर्माना सहित या रहित आजीवन कारावास या ऐसा कठिन कारावास है जो 10 वर्ष तक की अवधि का हो सकता है। के इसलिए जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय है। तो एनु क्या समझ आया? 195 क्या कह रहा है? कल्पना, एनु, शोभित। इसमें ये सर अगर फैब्रिकेट करता है कोई फॉल्स एविडेंस और उसका इंटेंशन ये है कि जिसके फैब्रिक उसका ऑब्जेक्ट जो है वो है किसी आदमी का कन्विक्शन कराना, और कन्विक्शन जिसके लिए वो कराना चाहता है उसमें कैपिटल पनिशमेंट तो नहीं है लेकिन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या फिर 7 ईयर्स से अबोव है, तो उसको उसी तरह कन्विक्ट किया जाएगा जितने के लिए वो कन्विक्ट होता है। सेम बिल्कुल बिल्कुल। आप जितना गहरा गड्ढा सामने वाले के लिए खोद रहे हो, कानून आपके लिए उतना ही गड्ढा खोद रहा है। हाँ, ये समझिए आप। ठीक है नु? यस सर। सर ये ना अगर यहाँ पे जो ये है उसको अगर डकैती के लिए पनिश किया गया है फॉल्स एविडेंस देके, तो जो कहने किया है तो कै को भी सेम वही पनिश किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये पकड़ में आ जाए कि भाई ये एविडेंस जो है ना इस पर्पज से दे रहा है, तो फिर उसको सजा। मान लीजिए कि एक सुसाइड नोट प्लांट किया किसी ने, दानिश जैसे उषा वाले ने किया। अगर किसी ने कोई सुसाइड नोट प्लांट कर दिया, देखा कि इससे किसी को फंसाना है, इसने सुसाइड तो कर दिया लेकिन किस पर डालें, तो एक सुसाइड नोट लिख के उसकी पॉकेट में रख के रिकवर करा दिया। अब उन्होंने कहा कि स्पेसिमेन के लिए हमें कैसे पता चला ये सुसाइड नोट इसी का है, तो उसी आदमी से जिससे सुसाइड नोट लिखवाया था 2 डायरियां लिखवा के प्लांट कर दी, और प्लांट करके पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दिया कि जा करके मृतक जो है डायरियां लिखता था, वो डायरियां भी रिकवर कर दी। अब पता चला वो कंपेयर होने जब एफएसएल आगरा गया, तो क्योंकि वो दोनों एक ही आदमी से लिखवाए गए थे सुसाइड नोट भी और वो डायरियां भी, वो मैच करके आ गई। अब वो मालूम चला कि वो आदमी तो हिंदी लिखता ही नहीं था, वो अब्रॉड में पढ़ा था, हमेशा इंग्लैंड में पढ़ा था। उसके जब सब जगह के स्पेसिमेन मांगे गए कि भाई वो जहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, बोले यहाँ भी नहीं है, बैंक वालों ने कहा यहाँ भी नहीं। फिर उनके और कुछ मेंबर्स ने, फैमिली मेंबर्स ने लिख के दिया कि ये आदमी तो हिंदी लिखता ही नहीं था कभी। हाँ, तो अब उसको जितना 306 में जो 10 इयर्स का वो है, अगर उसके ऊपर अब चलेगा, इसके लिए डाला एप्लीकेशन, यदि उसको प्रोसिक्यूट किया गया तो उसको भी 10 साल तक की सजा हो सकती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए 195 ए देख लीजिए। 195 ए जो है वो जोड़ा गया बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 2 of 2006 सेक्शन नंबर 2 के द्वारा इसे जोड़ा गया भाई, और ये 16/4/2006 से प्रभावी है।
ठीक है। तो 195A कह रहा है थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस। ये कह रहा है हुएवर थ्रेटन्स अनदर विद एनी इंजरी टू हिज पर्सन, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, or to the person of reputation of anyone in whom that person is interested, with intent to cause that person to give false evidence, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, or with fine, or with both। 195 ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या उत्प्रेरित करना, ठीक है। तो ये कह रहा कि जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को उसके शरीर, ख्याति या संपत्ति को, अथवा ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति या संपत्ति को जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध है, यह कारित कराने के आशय से कोई क्षति करने की धमकी देता है कि वह व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य दे, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ मतलब कि किसी व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है, उसको क्या किया, इंड्यूस किया जा रहा है कि भाई तू जो है झूठी गवाही दे दे। तो वैसे जो ऐसा जो किसी व्यक्ति को धमकाएगा या उत्प्रेरित करेगा, उसके लिए यहाँ सज़ा का प्रावधान 195A में बताया है, और उसको 7 वर्ष तक की सज़ा जो जुर्माने या दोनों 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, 195A इज क्लियर। और ये कह रहा है कि एंड इफ इनोसेंट पर्सन इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू कंसिक्वेंस ऑफ सच फॉल्स एविडेंस विद द डेथ ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 years, द पर्सन हु थ्रेटन्स शैल बी पनिश्ड विद द सेम पनिशमेंट एंड सेंटेंस इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट सच इनोसेंट पर्सन इज पनिश्ड एंड सेंटेंस्ड। और ये कह रहा है कि और यदि निर्दोष व्यक्ति ऐसे साक्ष्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु से या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दोषित और दंडाधिष्ट किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो धमकी देता है उसी दंड से दंडित किया जाएगा, और उसी रीति से और उसी सीमा तक दंडाधिष्ट किया जाएगा जैसे निर्दोष व्यक्ति दंडित और दंडाधिष्ट किया गया है। तो यहाँ जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमका रहा है या उत्प्रेरित कर रहा है, ये 195A उसके लिए सजा की बात करता है भाई। ठीक है, इज दैट ओके? यस सर। अगली धाराएं जो 196, 97, 198, 199 और 200, ये आप सेल्फ देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड धाराएं नहीं हैं। अब जो अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट धारा है वो 201 है। 201 बहुता यूज भी की जाती है। ठीक है, तो 201 पे पहुंचते हैं और 201 को देखते हैं क्या कहता है। 201 कहता है कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर। ठीक है, ये कह रहा कि अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इतला देना। ये 201 आपने बहुत बार देखा होगा। धारा 302 के साथ 201 अक्सर लगाया गया कि जब आपने वहाँ साक्ष्य का विलोपन करने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये जो मुख्य अपराधी होता है उस पर भी लग जाता है, और मुख्य अपराधी के साथ कोई उसके मर्डर के बाद, मान लीजिए सपोज एग्जाम्पलरी बता रहा हूँ कि मर्डर आपने किसी ए नाम के व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, और मर्डर करने के बाद उसे लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, उसने बी को फ़ोन किया, यार मेरे से मर्डर हो गया तू आ जा। तो बी भी आ गया, तो बी ए के साथ मर्डर के लिए तो लायबल नहीं होगा, लेकिन यदि बी आ रहा है और वहाँ जहाँ मर्डर हुआ है वहाँ पोछा वोछा लगवा रहा है, लाश को गाड़ी में डाल के ठिकाने लगवाने जा रहा है, तो वो 201 में ज़रूर उसकी लायबिलिटी बन जाएगी। तो 201 जो है वो जो उसका मुख्य अभियुक्त है जिसने मर्डर किया है वो भी 201 का काम कर रहा है, उसका कोई साथी उसने बाद में उसको अपने साथ जोड़ लिया तो वो भी 201 का काम कर रहा है। तो 201 अक्सर जो है वैसे मामलों में लगती है कि जब अपराध करने के बाद, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, वो कोई भी अपराध हो सकता है, यदि हम साक्ष्य को विलोपित करने के लिए या अपराधी को बचाने के लिए कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो 201 एक्शन में आता है। तो 201 बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेंस में 201 पूछा जाता है भाई। मुख्य परीक्षा के लिए 201 को समझना बहुत ज़रूरी है।
अक्सर मुख्य परीक्षा में आपसे 201 पूछा जा सकता है। तो देखते हैं 201 क्या कह रहा है। ये कह रहा है whoever knowing or having reason to believe that an offence has been committed causes any evidence of the commission of that offence to disappear with the intention of screening the offender from legal punishment or with that intention gives any information respecting the offence which he knows to believes to be false। ठीक है, ये कह रहा है कि जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य का विलोपन इस आशय से कारित करेगा कि अपराधी को वैध दंड से प्रतिच्छादित करे या उस आशय से उस अपराध से संबंधित कोई ऐसी इत्तिला देगा जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है। तो अब इसके 3 पार्ट हैं अलग अलग 201 के, ये समझने वाली कहानी है इसमें, है ना। तो यहाँ 3 पोर्शन इन्होंने बना दिए अपराधों की गंभीरता के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो जो पहले वाला इसका पैराग्राफ है ये कह रहा है कि इफ आ कैपिटल ऑफेंस किसे कहते हैं कल्पना? एनु डेथ पनिशमेंट को मृत्यु दंड। कैपिटल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिनमें मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इफ ए कैपिटल ऑफेंस shall, if the offense which he knows or believes to have been committed is punishable with death, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो अब मैंने जो उदाहरण आपको दिया था हत्या वाला मामला, तो हत्या वाला मामला कहाँ जाएगा? पहले वाले पैराग्राफ में आ जाएगा, क्योंकि वो जी सर मृत्यु से दंडनीय एक अपराध है हत्या। तो अगर कोई मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध के विषय में 201 में बताई हुई बात करेगा, 201 में क्या बताया है दानिश? साक्ष्य को छिपाया गया है इसमें। हाँ, साक्ष्य को छिपाया जा रहा है या कोई मिथ्या सूचना दी जा रही है कि जिससे उसे वैध दंड से प्रतिच्छादित किया जा सके जो आरोपी है, ठीक है। अब इसका सेकंड वाला जो पैराग्राफ है वो बात कर रहा है कि इफ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये कह रहा है कि एंड इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 10 years shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो सेकंड वाला जो पैराग्राफ बात कर रहा है वो बात कर रहा है कि यदि आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध हों तब साक्ष्य विलोपित करने वाले व्यक्ति को और झूठी सूचना देने वाले व्यक्ति को क्या सजा दी जाएगी। तो ये कह रहा है कि और यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इज दैट ओके? तो पहला वाला जो पैराग्राफ है वो मृत्यु दंड वाली बात करता है, दूसरा पैराग्राफ बात करता है आजीवन कारावास की और ऐसे कारावास की जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और तीसरे वाला जो बात करता है भाई वो कह रहा है कि इफ़ द पनिशमेंट विद 10 लेस देन 10 years इम्प्रिजनमेंट, और यदि 10 वर्ष से कम सजा का प्रावधान हो तब तीसरा पैराग्राफ एक्शन में आएगा। वो कह रहा है कि एंड इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल with imprisonment for any term not exceeding to 10 years shall be punished with imprisonment of the description provided for the offence for a term which may extend to 1/4 part of the longest term of the imprisonment provided for the offence or with fine or with both। ये कह रहा कि यदि 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय हो अपराध, कौन सा अपराध? जिस अपराध के लिए साक्ष्य का विलोपन किया गया है या जिसके बारे में कोई मिथ्या सूचना दी गई है, तो वैसी अवस्था में क्या होगा? वो कह रहा कि और यदि वह अपराध ऐसे कारावास से
उतनी अवधि के लिए दंडनीय हो जो 10 वर्ष तक की न हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के किसी कारावास से उतनी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि है उसकी 1/4 तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के साक्ष्य का विलोपन कर रहा है जिसकी लॉन्गेस्ट सीमा 7 वर्ष है, अप टू 7 ईयर्स सजा दी जा सकती है, तो जो उस विलोपित करने वाला व्यक्ति है जो 201 के लिए लायबल होगा उसको कितनी सजा दे पाएगी कोर्ट? हेनु मैक्सिमम 1/4, 1/4, 7 ईयर का 1/4 निकाल लीजिए। 7 ईयर में कितने महीने होते हैं? कल्पना। जी सर। सर आपने क्या कहा? 7 ईयर्स में कितने मंथ होंगे? 84 भाई 12 मंथ होंगे ना? हाँ 84 मंथ होंगे, और 84 को 4 हिस्सों में आप बांट लो तो चौथा हिस्सा कितना बैठेगा? 21 महीने। सर 21। हाँ, तो वैसी अवस्था में 21 हाँ 21 मंथ की सजा दी जा सकती है यदि उसको वो साक्ष्य का विलोपन करेगा या कोई मिथ्या इत्तला देगा उसके बारे में। चलिए भरत सर आ गए हैं। वेलकम भरत, कंटिन्यू योर क्लास। गुड इवनिंग। जी सर।